हे दोस्तों, मैं चिराग एक ऑडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में कवर कर रहे हैं आरटीआई एक्ट 2005 का पूरा पार्ट। मेरे हिसाब से एक ही वीडियो में पार्ट कवर हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता तो अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। अब देखिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 इसको बोला जाता है। अब देखिए, इसकी नीड क्यों भी आप बोल सकते हैं कि पब्लिक अथॉरिटीज़ कई बार अकाउंटेबल नहीं होती थी, ट्रांसपेरेंट नहीं होती थी, गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा करप्शन था, तो उसको रोकने के लिए जनरली लॉ लाया गया। हम बोल सकते हैं कि जो पब्लिक अथॉरिटीज़ है वो अकाउंटेबल बने, किसके लिए? पब्लिक के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट में काम करे, पब्लिक को जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी प्रोवाइड करे, जो कि पब्लिक को पता नहीं चल पाती थी। तो पब्लिक उनसे इन्फॉर्मेशन मांग सकती है, किनसे? पब्लिक अथॉरिटी से। तो यहाँ पे यही इसलिए बिल आया गया। अब देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि इंट्रोड्यूस कब किया गया? लोकसभा में दिसंबर 4 में, लेकिन कुछ अमेंडमेंट के साथ फिर ये पास हुआ दोनों हाउसेज में मई 2005 में। ये बोल रहा है दोनों हाउसेज, आप समझ गए होंगे। एक तो आप बोलते हो लोकसभा और एक बोलते हो राज्यसभा। लोकसभा इंग्लिश में बोल सकते हो हाउस ऑफ पीपल, राज्यसभा को बोलते हो काउंसिल ऑफ स्टेट। तो दोनों सदनों में ये पास किया गया। उसके बाद देखिए, प्रेसिडेंट की असेंट मिली 15 जून को। फिर ऑफिशियल गजट में इसको नोटिफाई किया गया जून 21 को। लेकिन ये फुली फोर्स में कब आया? 12 अक्टूबर 2005 को। यानी हम बोल सकते हैं कि मिड अक्टूबर में ये आ गया था 2005 के। ओके, तो यहाँ पे एग्जाम के लिए यही इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ठीक। फिर देखिए, बोला दिस लॉ वाज पास बाय पार्लियामेंट टू एनेबल सिटीजन टू एक्सरसाइज देयर फंडामेंटल राइट टू इन्फॉर्मेशन हेल्ड बाय पब्लिक अथॉरिटीज ऑल ओवर द कंट्री। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे देखिए फंडामेंटल राइट की बात कर रहा है। जैसे आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1 में आपको बताया कि फंडामेंटल राइट होता है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है। तो उन्हीं से रिलेटेड ये होते हैं राइट। जैसे आपके फंडामेंटल राइट हो गए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गए, लीगल राइट हो गए। तो उन्हीं को एक तरीके से कवर कर रहा था और आपके लिए ये राइट लाया गया। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ताकि पब्लिक अथॉरिटीज क्या हो सके? जवाबदेह हो सके, वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके, जो भी आप इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो। लेकिन कुछ इसके दायरे में है, कुछ नहीं है। जो नहीं है वो आपको पता चल जाएगी। अभी देखिए, आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे करके। तो ये बोल रहा है आरटीआई एक्ट एम्स टू ब्रिंग अबाउट ट्रांसपेरेंसी इन द फंक्शनिंग ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। तो पब्लिक अथॉरिटी आपको पता है उनके कामों में क्या रहे? ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता रहे, कंटेन करप्शन एंड होल्ड गवर्नमेंट्स एंड देयर इंस्ट्रूमेंटलिटीज अकाउंटेबल टू पीपल। तो इसका मतलब क्या है? करप्शन को रोकना, भ्रष्टाचार को रोकना और गवर्नमेंट को एक तरीके से रोकना। ये बोल रहा है किसमें? भ्रष्टाचार करने में रोकना, ये बोल रहा है। साथ में जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड यानी पब्लिक अथॉरिटीज है, तो उसमें जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको जवाबदेह बनाना, किसके लिए? पब्लिक के लिए, पीपल के लिए, लोगों के लिए। तो इट क्रिएट्स ए प्रोसेस फॉर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू पीपल। द आरटीआई एक्ट प्लेस ए ड्यूटी ऑन ऑफिसर टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू पीपल बोथ प्रोएक्टिवली एंड अपॉन रिक्वेस्ट। तो इसका मतलब क्या है कि सक्रिय रूप से जो भी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है वो पब्लिक को जो भी इंफॉर्मेशन मांग रही है, जैसे मेरे जैसा पर्सन इंफॉर्मेशन मांगेगा तो सामने वाले को देनी पड़ेगी। तो या तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा या सक्रिय रूप से वो अपना काम करता रहे, क्योंकि उसको पता है कि पेनल्टी लग सकती है। क्या लग सकती है? पेनल्टी लग सकती है। अगर पब्लिक को पता चल गया, ठीक है, उसके बाद आरटीआई दायर कर दी उसने, उसको अगर वो संतुष्ट नहीं हुआ तो आगे अपील कर सकता है। ऐसे करते करते वो अपील कर सकता है जहाँ पे उसको लग रहा है कि उसकी नहीं सुनी जा रही। ऐसा भी पार्ट होता है, आपको पता है, पब्लिक की कई बार नहीं सुनी जाती है, तो वो आगे अपील करता रहता है। तो आप अब देखिए, पब्लिक अथॉरिटीज एक तरीके से अकाउंटेबल बन रही है धीरे धीरे करके, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो टाइमली जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगी तो पेनल्टी लगेगी। तो वो भी जल्दी जल्दी काम करने की सोचती है। कई बार तो खुद ही गवर्नमेंट क्या करती है, अपने हिसाब से कुछ ना कुछ लेके आती रहती है चीज़ें, ताकि एक तरीके से अकाउंटेबल किया जा सके। यानी साइट लेके आ जाएगी, वेबसाइट बना देगी, ताकि जो भी गवर्नमेंट के काम काज हैं वो आपको दिखते रह सके। यानी आप साइट में जाके सर्च कर लो, तो आपको फालतू में एक तरीके से आरटीआई दायर करने की जरूरत ही नहीं होगी। तो कई बार स्टेट गवर्नमेंट भी ऐसा करने लग जाती है। It provides for a two-tier appeals mechanism to deal with complaints of unreasonable denial of information by public authorities. ठीक है, तो 2 टियर अपील्स मैकेनिज्म आएगा, जो कि आगे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से फर्स्ट अपील, उसके बाद सेकंड अपील कर सकते हैं। आगे पार्ट आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। दिस लॉ विल हैव एन ओवरराइडिंग इफेक्ट विज द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 एंड ऑल अदर्स लॉ एंड ऑर्डर पास बाय गवर्नमेंट दैट रेस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन फ्लो टू पीपल। तो देखिए, जब पहले ये लॉ थे तो जनरली क्या होते थे, जो भी इंफॉर्मेशन होती थी वो पब्लिक के पास पहुंच नहीं पाती थी। लेकिन आपको पता है कि एक तरीके से इस एक्ट ने इनको ओवरराइड कर दिया। कौन? किस एक्ट ने? आरटीआई एक्ट 2005 ने। ये बोल रहा है। अब देखिए, कवरेज की बात कर रहा है तो चैप्टर 1 यहाँ पे बोल रहा है जियोग्राफिकल कवर क्या है? पूरा का पूरा इंडिया। इसका मतलब इसमें जम्मू एंड कश्मीर ये भी आ गया। ज्यूरिसडिक्शनल में क्या बोल रहा है? कवर्स ऑफिसेज ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज एस्टेब्लिश ओन और सब्सटेंशियली फाइनेंस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी विल इंक्लूड पंचायत, म्यूनिसिपलिटी, अदर लोकल बॉडीज। तो देखिए, बोल रहा है कि क्या क्या इसमें इंक्लूड है। ठीक है, देख लेना। एनीबडी ओन्ड, कंट्रोल्ड और सब्सटेंशियली फाइनेंशियली बाय दीज गवर्नमेंट इज ऑल्सो इंक्लूड। तो इसका मतलब क्या है? गवर्नमेंट के थ्रू जो भी ओन्ड है, कंट्रोल है या सब्सटेंशियली फाइनेंशियली गवर्नमेंट ने एक तरीके से क्या कर रखा है, उसको कंट्रोल कर रखा है, तो वो भी सारा का सारा पार्ट इसमें इंक्लूड होगा।
दिस लॉ विल बी एप्लीकेबल टू ऑल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सब्सटेंशियली फाइनेंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय दीज गवर्नमेंट्स। तो देखिए ये बोल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेशन, साथ में पंचायत, म्यूनिसिपलिटी, लोकल बॉडीज, ये सारे इसमें आ गए। या इसके थ्रू कोई भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अगर क्या है, फाइनेंस है, डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली, वो भी इसके दायरे में आ जाएंगी। इसका मतलब वो सारी पार्टीज आ जाएंगी, थर्ड पार्टीज भी आ जाएगी जो कि गवर्नमेंट के साथ रह के काम कर रही है, तो वो भी अकाउंटेबल होगी। तो यहाँ पे यही तो बोल रखा है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सब्सटेंशियली फाइनेंस डायरेक्टली। गवर्नमेंट क्या करती है, उन्हें फाइनेंस करती है, तो डायरेक्ट करती है, इनडायरेक्ट करती है, वो भी इसमें आ गए। अदर बॉडीज, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ए प्राइवेट बॉडी दैट कैन बी एक्सेस बाय ए पब्लिक अथॉरिटी अंडर एनी लॉ इन फोर्स इज आल्सो कवर्ड बाय आरटीआई एक्ट। तो देखिए इसका मतलब क्या हो गया, इसमें वो प्राइवेट बॉडी की इंफॉर्मेशन भी कवर हो रही है जिसको पब्लिक अथॉरिटी द्वारा किसी भी लॉ के अंदर एक्सेस किया जा सकता है। यानी पब्लिक अथॉरिटी उस प्राइवेट बॉडी की इंफॉर्मेशन को अगर एक्सेस कर पा रही है तो उसे भी आरटीआई एक्ट के दायरे में लाया गया है। तो देखिए यहाँ पे पब्लिक अथॉरिटी का ही रोल है, वो क्या कर रही है, इंफॉर्मेशन को अगर एक्सेस कर पा रही है तो वो भी इसमें आ गया। यानी वो प्राइवेट बॉडीज की इंफॉर्मेशन भी आरटीआई एक्ट के दायरे में आ जाएगी। ओके, अब देखिए कम्स इनटू फोर्स बोल रखा है, तो मोस्ट प्रोविजन बोल रहा है कि कब तक आ जाएंगे, जैसे अनेक्टमेंट होगा उसके 120 दिन में। तो ये काम की चीज़ नहीं है क्योंकि ये पुराना पार्ट है। अब आपको पता है कि ज़्यादातर प्रोविजन वैसे ही एप्लीकेबल होगा क्योंकि आरटीआई एक्ट 2005 की बात कर रहा हूँ मैं। तो बोला जैसे ही एनेक्टमेंट हुआ था, यानी जैसे ही 12 अक्टूबर 2005 को फोर्स में आया था, तो 120 दिन में, ये बोल रहा है 120th डे में जनरली क्या है, ये फोर्स में आ गए होंगे। लेकिन आपको पता है कि अब इसका रोल ही नहीं है, तो ये लाइन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं हटा दूंगा, या चलिए रहने देना पीडीएफ में, वैसे भी कौन सी दिक्कत होगी। सम प्रोविजंस विल कम इनटू फोर्स विद इमीडिएट इफेक्ट सच एज ड्यूटी ऑफ प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर, अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स, असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, सेटिंग अप इंफॉर्मेशन कमीशन जो कि स्टेट या सेंट्रल से रिलेटेड है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो कि आगे हम कवर करेंगे। तो यहाँ पे ये बोल रहा है सेंट्रल या स्टेट लेवल पे। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 विल बी रिपील्ड। देखिए इससे पहले क्या था, आरटीआई एक्ट 2005 से पहले ये था फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002। तो आपको पता है कि ये रिपील्ड किया जाएगा। तो ये मैंने थोड़ा पुराना पॉइंट ले लिया, शायद पुरानी पीडीएफ थी इस तरीके से कवर हो गया, तभी विल बी लिखा हुआ है। तो कोई बात नहीं, आप याद रख लेना कि ये रिपील्ड हो गया, एक तरीके से हट गया, और आपको पता है कि इसकी जगह क्या आ गया, आरटीआई एक्ट 2005 आ गया। ओके, अब देखिए इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा है तो सेक्शन 2 से रिलेटेड बोल रहा है। तो इन्फॉर्मेशन मीन्स रिकॉर्ड्स। अब देखिए रिकॉर्ड की मीनिंग भी दे रखी है, तो रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, मेमोज, ईमेल्स, ओपिनियन, एडवाइसेस, प्रेस रिलीजेस, सर्कुलर्स, ऑर्डर्स, लॉग बुक्स, कॉन्ट्रैक्ट, रिपोर्ट्स, पेपर्स, सैंपल्स, मॉडल्स, डेटा मेटेरियल हेल्ड इन एनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ये सारे रिकॉर्ड में आते हैं। और राइट टू इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया, जो भी डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड वो आपको चाहिए, किससे, पब्लिक अथॉरिटी से, तो पब्लिक अथॉरिटी आपको देगी, आपको प्रोवाइड करेगी। ठीक है, कि पब्लिक अथॉरिटी ने अगर पुल बनाया तो उसमें क्या क्या खर्चा किया, किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का रोल था, वो सारा पार्ट आपको पता होना चाहिए। तो वही राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट लेके आया है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के वो एक तरीके से रेस्पॉन्सिबल होंगे, अकाउंटेबल होंगे, सीधी सी बात। रिकॉर्ड का मतलब क्या है, एनी डॉक्यूमेंट, मैन्यूस्क्रिप्ट एंड फाइल। ठीक है, तो ये बोला कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी प्रतिलिपि हो गई, कोई भी फाइल हो गई, एनी माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिश एंड फैसिमाइल कॉपी ऑफ ए डॉक्यूमेंट। देखिए बोल रहा है कि कोई भी माइक्रोफिल्म आप जानते ही हो कि जब भी आप क्या करते थे, पहले फोटोग्राफी होती थी तो उसमें रील डलती थी, क्या डलती थी, रील। तो आपको पता है रील डलती थी तो उसकी फिल्म होती थी एक, जो घूमी भी होती थी हम बोलते हैं, लेकिन जब उसको ओपन करते थे तो इस तरीके से आपको पॉइंट देखने को मिल जाते थे, उसमें फोटो दिखती थी जब आप बारीकी से देखते थे। तो उस टाइप की रील हो गई। माइक्रोफिश का मतलब क्या हो गया, वो थोड़ी सी चौड़ी होती है, 4 बाई 5 इंच की होती है, जनरली ऐसे बोला जाता है, 4 बाई 5 इंच की होती है। तो उसमें क्या होता है, थोड़ी सी फोटोज ढंग से दिखने लग जाती है, क्योंकि ये तो एक चौड़ी लाइन होती है माइक्रोफिल्म, लेकिन जो माइक्रोफिश होती है वो एक तरीके से थिन फोटोग्राफिक फिल्म होती है, जो 4 बाई 5 इंच की होती है, जो एक तरीके से जो आपकी इंफॉर्मेशन है उनको मिनिएचर फॉर्म में क्रिएट करती है या रखती है। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं थोड़ी ये जो है ना माइक्रोफिल्म उससे बड़ी होती थी। तो वैसे ही बोल दिया फैसिमाइल कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट, एनी रिप्रोडक्शन ऑफ इमेजेस एम्बॉडिड इन सच माइक्रोफिल्म वेदर एनलार्ज और नॉट। तो ये बोल रहा है कि उस माइक्रोफिल्म में जो भी इमेजेस थी उसका आपने रिप्रोडक्शन किया गया, यानी उस फिल्म का आपने यूज़ किया और उससे बड़ी इमेज करवा दी फोटोग्राफर के पास जाके। एनी अदर मेटेरियल प्रोड्यूस बाय ए कंप्यूटर और एनी अदर डिवाइसेस। तो इसका मतलब क्या है, कंप्यूटर के जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, डेटा है, वो भी इसमें आ जाएंगे। अब देखिए राइट टू इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है, देखिए ये मैंने इसलिए कवर कराया क्योंकि ये एग्जाम में आ जाता है, याद रखना। ये जितना भी पार्ट है वो आपके आ जाएगा, लॉग बुक्स आ जाएगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा, मेमोज आ जाएगा। ये एग्जाम में आने के चांस रहते हैं कि कई बार आपको ऑप्शन दे देगा 4, उसमें से कौन सा इनकरेक्ट है वो आपको बताना है, या 4 में से 3 सही होंगे, 2 सही होंगे, इस तरीके से आपको पता करना है।
अब देखिए राइट टू इन्फॉर्मेशन में क्या बोल रहा है, इट मीन्स राइट टू इंस्पेक्ट वर्क्स, डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड, इसकी बात कर रहा है। राइट टू टेक नोट्स, एक्सट्रैक्ट और सर्टिफाइड कॉपीज, राइट टू टेक सैंपल्स, राइट टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, राइट टू इन्फॉर्मेशन हुज डिस्क्लोजर इज इन द पब्लिक इंटरेस्ट। तो ये सारा आपके पास राइट है, ठीक है। वर्क, डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड, नोट्स, एक्सट्रैक्ट, सर्टिफाइड कॉपीज, सैंपल्स, इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चाहिए तो वो ले सकते हो। साथ में बोल रहा है कि पब्लिक इंटरेस्ट में जो भी इन्फॉर्मेशन का डिस्क्लोजर करना जरूरी है वो सारी की सारी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, किससे, पब्लिक ऑथोरिटी से। यहाँ पे बोल रहा है इन्फॉर्मेशन विच कैन नॉट बी डिनाइड टू पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर शैल नॉट बी डिनाइड टू एनी पर्सन। देखिए ये बोल रहा है कि जब भी कोई इन्फॉर्मेशन पार्लियामेंट में प्रस्तुत की जाती है, मतलब दोनों सदनों में, लोकसभा में, राज्यसभा में, और साथ में बोल रहा है या तो राज्यों की विधानसभा में। आपको पता है कि हर राज्य में विधानसभा होती है, स्टेट लेजिस्लेचर होता है। जैसे मैं यहाँ पे बोलूंगा कि राजस्थान में विधानसभा, वैसे आपके स्टेट में भी विधानसभा होगी। तो ये बोल रहा है कि हर स्टेट की जो विधानसभा हो गई या दोनों हाउसेस हो गए, वहां पर जो भी इंफॉर्मेशन लाई गई है वो पब्लिक को पता होनी चाहिए। तो बोल रहा है कि जैसे ही इंफॉर्मेशन आ गई तो इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। ये तो बोल रहा है विच कैन नॉट बी डिनाइड टू पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर शैल नॉट बी डिनाइड टू एनी पर्सन। तो किसी भी पर्सन को डिनाई नहीं किया जाना चाहिए, इसका मतलब उनको भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इन्फॉर्मेशन में ये भी पार्ट आ जाएगा। अब देखिए बोला व्हाट इज नॉट ओपन, एग्जम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे बोल रहा है कि देखो कहाँ कहाँ छूट दी गई है कि पब्लिक अथॉरिटी को ये इन्फॉर्मेशन दिखाने की जरूरत नहीं है, किन किन जगहों पे। तो एक एक पॉइंट करके कवर कर लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है। तो देखिए फर्स्ट में क्या बोल रहा है, इन्फॉर्मेशन दैट वुड प्री जुडिशली अफेक्ट द सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, साइंटिफिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड रिलेशनशिप विद ए फॉरेन स्टेट। तो ये बोल रहा है कि एक तरीके से क्या कर रहा है, प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। प्री जुडिशली मतलब क्या कर रही है, प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है किसमें, भारत की अखंडता पे, हम बोल सकते हैं प्रभुता पे, ऐसे बोलते हैं ना, संप्रभुता बोलते हैं हिंदी में। तो बोल रहा है कि भारत की संप्रभुता, अखंडता, एकता बोल सकते हैं, सिक्योरिटी, सुरक्षा पे, वैसे ही बोल रहा है वैज्ञानिक या आर्थिक हित पर नुकसान डाल रही है। साथ में ही फॉरेन स्टेट के साथ जो रिलेशन है उस पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो पब्लिक को बताने की जरूरत नहीं है, डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। तो एक तरीके से एग्जम्पशन दी गई है पब्लिक अथॉरिटी को कि वो पब्लिक को बताने की जरूरत नहीं है। इन्फॉर्मेशन विच वुड लीड टू कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो एक तरीके से अपराध का कारण बनती है तो उसको भी बताने की जरूरत नहीं है। वैसी इन्फॉर्मेशन हुज रिलीज इज फॉरबिडन बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल, जिसका रिलीज होना एक तरीके से कोर्ट द्वारा मना किया गया है, ट्रिब्यूनल द्वारा मना किया गया है। और डिस्क्लोजर विच माइट कॉन्स्टिट्यूट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, या अगर आपने इसको डिस्क्लोज कर दिया तो वो कोर्ट के जो भी आदेश है, कोर्ट ने जो भी आदेश दिए हैं उसकी अवमानना माना जाएगा, यानी आप कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हो वो माना जाएगा। फोर्थ, इंफॉर्मेशन हुज रिलीज में लीड टू ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, जो पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग या राज्य विधानसभा के अकॉर्डिंग प्रिविलेज मिले हुए हैं उसको तोड़ना माना जाएगा अगर इन्फॉर्मेशन आपने रिलीज कर दी या सामने वाले को बता दी तो। कमर्शियल एंड ट्रेड सीक्रेट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एटसेट्रा दैट वुड हार्म कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ थर्ड पार्टी, जो कि थर्ड पार्टी की जो भी प्रतिस्पर्धी स्थिति है उसको नुकसान पहुंचाएगी। जो भी कमर्शियल यानी व्यापारिक वाणिज्यिक सीक्रेट्स हो गए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड सीक्रेट्स हो गए। इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू ए पर्सन इन हिज फ्यूडिशरी रिलेशनशिप, आपको पता है कि एक गुड फेथ का रिलेशनशिप होता है किसके बीच में, कई पर्सन के बीच में होता है। प्रिंसिपल एजेंट हो गया, क्लाइंट एंड लॉयर बोल दिया इसने एग्जाम्पल के फॉर्म में, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट बोल दिया, वही मकान मालिक और किराएदार, पेशेंट एंड डॉक्टर बोल दिया तो मरीज की बात कर रहा है, डॉक्टर की बात कर रहा है। तो उनके बीच में एक फ्यूडिशरी रिलेशनशिप है, तो पर्सनल चीज़ है। तो ये नहीं कि सामने वाले को बताई जाए, आपको पता है। इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड इन कॉन्फिडेंस फ्रॉम ए फॉरेन गवर्नमेंट, आपको पता है कि फॉरेन गवर्नमेंट से कोई इन्फॉर्मेशन मिली है तो जरूरी नहीं कि वो पब्लिक को बताई जाए, ठीक है, क्योंकि वो क्या पता भारत की अखंडता, संप्रभुता उसको नुकसान भी पहुंचा सकती है। इफ इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर एंडेंजर्स लाइफ एंड फिजिकल सेफ्टी ऑफ एनी पर्सन, तो यही बोल रहा है कि आपकी लाइफ को नुकसान पहुंचा सकती है तो उस केस में उस इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। इफ इट इज अबाउट ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और असिस्टेंस गिवन इन कॉन्फिडेंस ऑफ लॉ एनफोर्समेंट और सिक्योरिटी पर्पजेज, तो आपको पता है कि अगर सिक्योरिटी पर्पज से या लॉ को लागू करने की दृष्टि से उस इंफॉर्मेशन को बताना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि उस इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंस में ही रखना जरूरी है एक पर्टिकुलर पॉइंट तक। जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन पुरानी हो जाती है, आपको पता है कि सिक्योरिटी पर्पज से फिर वो सही हो जाती है। कहने का मतलब वो एक तरीके से सेफ रहती है, लोगों को बताना बाद में बता सकते हैं लेकिन अभी नहीं बताना, क्योंकि आपको पता है कि लॉ एनफोर्समेंट के लिए कॉन्फिडेंस के फॉर्म में रखी गई है ताकि किसी को नहीं बताया जाए, या सिक्योरिटी पर्पज के लिए कॉन्फिडेंस में रखी गई है। इफ इट इज लाइकली टू इम्पेड इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन प्रोसेसेस, इसका मतलब क्या है,
तो देखिए इम्पैक्ट का मतलब बोल सकते हो आप नॉर्मली बाधा पहुंचाना, मेरे हिसाब से बाधा पहुंचाना होता है। वैसे एक बार आप गूगल करके देख लेना, अकॉर्डिंग तो बाधा पहुंचाना ही होता है। इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन प्रोसेस में, इसका मतलब जांच प्रक्रिया में बोल सकते हो, या किसी कैदी को सजा देनी है तो अभियोजन प्रक्रिया भी बोलते हैं हिंदी में। तो उसमें एक तरीके से क्या कर रही है, बाधा पहुंचा रही है। तो उस केस में वो इन्फॉर्मेशन देना जरूरी नहीं है। फिर देखिए 11 में क्या बोल रहा है, कैबिनेट पेपर इंक्लूडिंग डेलिब्रेशन ऑफ मिनिस्टर्स, सेक्रेटरीज एंड अदर ऑफिसर। तो देखिए बोला मिनिस्टर, सेक्रेटरी, अदर ऑफिसर, इनके बीच में क्या हो रहा है, विचार विमर्श हो रहा है, कैबिनेट के कागजात हो गए। लेकिन ये बोला बट डिसीजंस एंड रिलेटेड रीजंस कंटेंट इन देम विल बी मेड पब्लिक आफ्टर द डिसीजन हैज बीन टेकन। जैसे ही डिसीजन ले लिया गया और मैटर कंप्लीट हो गया, ओवर हो गया, पूरा हो गया, उसके बाद चाहे तो इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर सकते हैं। लेकिन जब तक मैटर पूरा नहीं हुआ, तब तक जो भी मिनिस्टर के बीच में विचार विमर्श हुआ, सेक्रेटरीज के बीच में हुआ, या जो भी कैबिनेट के पेपर है, वो डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही मैटर पूरा हो गया उसके बाद डिस्क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो तब तक करने की जरूरत नहीं है जब तक कि मैटर पूरा नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही पूरा हो गया उसके बाद कर दो। 12, पर्सनल और प्राइवेट इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट टू लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट टू बी डिसाइडेड बाय द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। कोई पर्सनल या प्राइवेट इंफॉर्मेशन है जो कि एक तरीके से लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड है, तो उस केस में जरूरी नहीं है कि वो बताई जाए, क्योंकि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर डिसाइड करेगा। क्योंकि देखिए हम क्या बोल सकते हैं कि जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, अपीलेट अथॉरिटी है, उनके पास एक तरीके से राइट होता है, शक्ति होती है, पावर होता है कि वो डिसाइड करे कि क्या इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, क्या नहीं देनी चाहिए। पर आपको पता है कि ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन में एक तरीके से छूट दी गई है कि ये देने की जरूरत नहीं है, ये डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। ऑल एग्जम्पशन सब्जेक्ट टू पब्लिक इंटरेस्ट ओवरराइड। तो बोल रहा है कि जितनी भी एग्जम्पशन थी जो कि पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड थी, ये ओवरराइड करेगी। तो आपको पता है कि जितनी भी एग्जम्पशन है ये ओवरराइड कर रही है। तो आप बोल रहे हो, पब्लिक बोल रही है नहीं ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है, तो आपको बताना जरूरी है। तो आप नहीं मांग पाओगे। क्यों नहीं मांग पाओगे? क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली सेक्शन में बोल रखा है कि ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। इसलिए जितनी भी एग्जाम्पशन है क्या कर रही है, ओवरराइड कर रही है, यानी ऊपर से इफेक्ट ला रही है। कहने का मतलब क्या हो गया कि जो पब्लिक इंटरेस्ट है, पब्लिक जो भी चाहती है, पब्लिक को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि सेक्शन 8 में इन इन्फॉर्मेशन के लिए मना किया गया और बोला है कि बाकी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो। लेकिन ये बोला इफ पब्लिक इंटरेस्ट आउटवे हार्म टू द पब्लिक ऑथोरिटी इन्फॉर्मेशन मस्ट बी डिस्क्लोज। लेकिन जहां पर पब्लिक इंटरेस्ट को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो उस केस में चाहे तो जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है वो चाहे तो इन इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर सकता है जहां पे बहुत ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस हो सकते हैं। फर्दर ग्राउंड फॉर रिजेक्शन, इफ गिविंग इन्फॉर्मेशन इन्फ्रिंजेस द कॉपीराइट ऑफ एनी पर्सन अदर देन द स्टेट। तो बोल रहा है कि राज्य के अलावा अगर वो कॉपीराइट के नियमों का उल्लंघन कर रहा है, तो उस केस में भी रिजेक्शन हो सकता है और इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। पार्शियल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन कंटेन इन रिकॉर्ड्स कवर्ड बाय एग्जम्पशन क्लॉज इज अलाउड। तो बोल रहा है कि कभी कभी देखिए जो जैसे आपने ये एग्जम्पशन क्लॉज सारा का सारा कवर किया कि ये एग्जम्पशन है जितना भी आपने कवर किया सेक्शन 8 में, तो उसमें कभी कभी पार्शियल डिस्क्लोजर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग बोल रखा है। अब बोल रखा है कि पार्शियल डिस्क्लोजर कर सकते हैं, पार्शियल एक्सेस हो सकता है, पूरा एक्सेस नहीं लेकिन पार्शियल एक्सेस हो सकता है। फिर देखिए बोल रहा है टाइम बार ऑन इन्फॉर्मेशन कवर्ड बाय एग्जाम्पशन, कि कितने सालों तक के लिए एग्जाम्पशन मिल सकती है, उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी। तो बोल रहा है कि जैसे 20 साल जब तक कंप्लीट नहीं होते तब तक इन्फॉर्मेशन की एग्जाम्पशन रहती है, यानी आपको इन्फॉर्मेशन पता नहीं चलती, लेकिन उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बताना जरूरी नहीं है। ठीक है, चाहे 20 साल से ज़्यादा हो गए, ये नहीं बताएंगे पब्लिक को। लेकिन उसके अलावा जो भी इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो 20 साल बाद बताई जा सकती है। यहाँ पे ये बोल रहा है अपॉन कंप्लीशन ऑफ 20 years इंफॉर्मेशन अबाउट एनी अकरेंस इवेंट और मैटर विल बी गिवन इररेस्पेक्टिव ऑफ एग्जाम्पशन। इसका मतलब फिर वो एग्जाम्पशन खत्म हो जाएगी और इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। लेकिन इन इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करना चाहे 20 साल भी पूरे हो चुके हों। क्या बोल रहा है, कौन सी इन्फॉर्मेशन? देखिए जो भारत की प्रभुता, अखंडता, सिक्योरिटी, सुरक्षा, स्ट्रेटजी, व्यू रचना, आपको बोल रहा है कि आर्थिक हित, वैज्ञानिक हित, उनको नुकसान पहुंचा रही है, तो उस केस में आपको पता है कि अगर इस टाइप के ऑफेंसेस होंगे, इस टाइप के अपराध होंगे, तो वो इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। इन्फॉर्मेशन विच वुड लीड टू इंसाइटमेंट टू कमिट एन ऑफेंस, कैबिनेट पेपर्स इंक्लूडिंग रिकॉर्ड ऑफ डेलिब्रेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सेक्रेटरीज एंड अदर ऑफिसर एंड मैटर relating to privileges and immunities of legislator and MPs will not be given even after 20 years। चाहे 20 साल भी हो गए उसके बाद भी ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर देंगे। डिसीजन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज फाइनल एज रिगार्ड कंप्यूटेशन ऑफ टाइम पीरियड। तो बोला कि जो टाइम पीरियड कंप्लीट होगा उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी डिसीजन होगा फाइनल होगा। देखिए इसका मतलब क्या हो गया कि इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। वैसे डेलिब्रेशन का पार्ट था वो शायद यहाँ था, ये रहा, इससे रिलेटेड बात कर रहा है 11 पॉइंट से रिलेटेड।
तो इसमें चाहे 20 साल बाद भी हो जाए तब भी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की जाएगी, और बाकी सब में 20 साल बाद इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज की जा सकती है। अब देखिए बोल रहा है हु इज एक्सक्लूडेड, तो यहाँ पे बोल रहा है कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज हो गई, सिक्योरिटी एजेंसीज हो गई, जैसे ये इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है शायद, आईबी इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, रॉ एजेंसी आप जानते ही हो, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एविएशन रिसर्च सेंटर, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एनएसजी, आसाम राइफल्स, स्पेशल सर्विस ब्यूरो, सीआईडी स्पेशल ब्रांच ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, सीआईडी क्राइम ब्रांच ऑफ दादरा नगर हवेली एंड स्पेशल ब्रांच, लक्षद्वीप पुलिस। सिमिलर एजेंसीज एस्टेब्लिश बाय द स्टेट गवर्नमेंट विल आल्सो बी इंक्लूडेड। इसका मतलब क्या है कि कौन कौन एक्सक्लूड की जाएगी, मतलब इन्हें इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पब्लिक इनसे इन्फॉर्मेशन नहीं मांगेगी, पब्लिक इनसे इन्फॉर्मेशन मांग नहीं सकती है, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बट इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू करप्शन एंड ह्यूमन राइट्स मस्ट बी गिवन, बट ओनली विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन एज द केस में भी। लेकिन जहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है या मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, वहाँ पर सेंट्रल या स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन की अप्रूवल के बाद इन्फॉर्मेशन देनी पड़ सकती है, इन्फॉर्मेशन देनी पड़ सकती है वहाँ पर। अब देखिए कंपिटेंट अथॉरिटी क्या है, पब्लिक अथॉरिटी क्या है जिनसे हम इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, थर्ड पार्टी क्या होती है, कभी कभी पब्लिक अथॉरिटी के साथ थर्ड पार्टी भी आती है और उनसे भी इन्फॉर्मेशन मांग ली जाती है। ओके, अब कंपिटेंट अथॉरिटी क्या क्या बोल रहा है इसमें, तो देखिए इसमें बोल रहा है कि लोकसभा जो कि सेंटर में होती है उसका स्पीकर हो गया, और जो स्टेट्स में विधानसभा होती है या यूनियन टेरिटरीज में होती है उनका स्पीकर हो गया, ये बोल रहा है। उसी तरीके से राज्यसभा का चेयरमैन हो गया, और ये बोल रहा है कि जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है स्टेट में, वेरेबल एप्लीकेबल, जहाँ भी एप्लीकेबल उसका चेयरमैन हो गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इन द स्टेट्स, ये बोल रहा है। President in the case of other authorities created under or by the constitution like the election commission of India, SC/ST commission, finance commission। तो ये बोल रहा है कि उस केस में इन अथॉरिटीज के प्रेसिडेंट हो गए। फॉर द सेंट्रल लेवल, द गवर्नर एट द लेवल ऑफ स्टेट्स, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी लाइक लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये बोल रहा है समथिंग। These competent authority has the power to make rules for implementing the act within their jurisdiction। बोल रहा है कि जो उनकी कानूनी सीमा है उसके अंदर क्या कर सकती है, रूल्स बना सकती है जो कि एक तरीके से एक्ट को इम्प्लीमेंट कर रही है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट से रिलेटेड जो भी रूल्स है उसको लागू कर रही है। ओके, तो ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है। अब देखिए पब्लिक अथॉरिटी की बात कर रही है जो कि एक तरीके से क्या करती है, पब्लिक इन्फॉर्मेशन, इसका एक ऑफिसर होता है, पीआईओ बोला जाता है, जो कि आपको इन्फॉर्मेशन देता है। तो पब्लिक अथॉरिटी से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो कौन देता है, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे बोल रहा है एनीबडी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और ए लॉ मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, कोई भी एक तरीके से बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूट की गई है लॉ के थ्रू, जो कि किसके थ्रू बना है, पार्लियामेंट के थ्रू बना है। आपको पता है कि दोनों सदनों में लॉ पास होते हैं, उसके थ्रू कोई भी बॉडी कॉन्स्टिट्यूट हुई है, या राज्य विधानसभा के थ्रू कोई भी बॉडी कॉन्स्टिट्यूट हुई है। वैसे ही बोल रहा है कि एनीबडी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय नोटिफिकेशन और ऑर्डर इशूड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, इंक्लूड एनीबडी ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे ये भी आ गया कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी कंपनी, आपको पता है ना, ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय एनीबडी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द नोटिफिकेशन इशूड और ऑर्डर मेड बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, anybody owned, controlled or substantially financed by the appropriate government, any non-government organization substantially financed directly or indirectly by funds provided by the appropriate government। तो आपको पता है कि ऊपर भी आपने थोड़ा थोड़ा पॉइंट कवर कर लिया था कि कवरेज में, जैसे ऑल इंडिया में कवरेज था और मैंने बताया था कि कौन कौन जनरली कवर होंगे, तो ये सारे पर्सन ही कवर होंगे जो कि पब्लिक अथॉरिटी के फॉर्म में होंगे। और इन्हें क्या करनी पड़ेगी, जो भी अपने गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है या जो भी एक गवर्नमेंट की कंपनी है, स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, या उसके थ्रू कोई भी कंपनी है, चाहे वो प्राइवेट भी है, लेकिन कंट्रोल किसके थ्रू है, गवर्नमेंट कंपनी के थ्रू है, तो उसको भी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। अब देखिए कोई थर्ड पार्टी है तो उसको भी इंफॉर्मेशन देनी पड़ सकती है अगर वो पब्लिक अथॉरिटी के साथ एक तरीके से क्या कर रही है, साथ में काम कर रही है। एनी पर्सन अदर देन रिक्वेस्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन, इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर मैं कोई रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन मांग रहा हूँ किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ कोई थर्ड पार्टी भी लिंक है, जैसे हम बोल सकते हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में कि एक एजुकेशन मिनिस्ट्री है, उससे मैं कोई डिटेल मांग रहा हूँ और उससे किसी थर्ड पार्टी का लिंक है। जैसे हम बोल सकते हैं कि कोई आप देखो जैसे टेक्सटाइल डिपार्टमेंट का कोई लिंक है, ये मान के चलिए, कैसे भी करके लिंक है एजुकेशन मिनिस्ट्री का टेक्सटाइल डिपार्टमेंट के साथ, तो उस केस में टेक्सटाइल डिपार्टमेंट थर्ड पार्टी हो गई, तो वो भी एक तरीके से क्या आएगी, इस दायरे में आ जाएगी और उनसे भी इन्फॉर्मेशन मांग ली जा सकती है। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स अनादर पब्लिक अथॉरिटी, तो क्या पे क्या बोल रहा है कि इस कैटेगरी में दूसरी पब्लिक अथॉरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो मैं जिनकी इन्फॉर्मेशन मांग रहा था वो थी एजुकेशन मिनिस्ट्री, लेकिन टेक्सटाइल मिनिस्ट्री भी आ गई, यानी थर्ड पार्टी भी आ गई। थर्ड पार्टी हैज़ द राइट ऑफ अपील अगेंस्ट पीआईओज ऑर्डर,
तो कभी कभी अगर पब्लिक इंफॉर्मेशन अथॉरिटी या पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो भी ऑर्डर दे देता है, ये बोल रहा है, उसके अगेंस्ट ये अपील भी कर सकता है, थर्ड पार्टी अपील भी कर सकता है। पब्लिक अथॉरिटी की ड्यूटीज़ क्या है? अब देखिए सिंपल सा पार्ट है, पब्लिक अथॉरिटी टू मेंटेन डेटा इन कैटलॉग एंड इंडेक्स फॉर्म। इसका मतलब अगर मैं इन्फॉर्मेशन मांगूंगा तो जानबूझ के थोड़ी कि पब्लिक अथॉरिटी लेट करेगी। आपको पता है कि पेनल्टी के प्रोविजन है उस केस में, कि अगर मैंने इन्फॉर्मेशन मांगी, मुझे 30 दिन में नहीं मिली, तो सामने वाले पर क्या हो सकता है, पेनल्टी भी लग सकती है, जो कि 25,000 रुपये तक की हो सकती है, जो भी रेस्पेक्टिव ऑफिसर है उसके ऊपर, जो कि आगे आपका आएगा प्रोविजन। तो सामने वाला तो काम करेगा ही करेगा, तो अपनी डिटेल सारी की सारी क्या करेगा, संभाल के रखेगा, तो वो एप्रोप्रिएट रिकॉर्ड मेंटेन करके रखेगा। ठीक है। फैसिलिटेट एक्सेस थ्रू ए कंट्री वाइड नेटवर्क ऑन डिफरेंट सिस्टम। तो आपको पता है कि आजकल इनकी जो साइट्स होती है उसमें भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर कोई पर्सन इन्फॉर्मेशन चाहेगा तो फालतू के लिए वो राइट टू इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग क्यों फालतू के लिए फॉर्म भरेगा। तो आपको पता है कि गवर्नमेंट भी क्या चाहती है कि जो डिपार्टमेंट है उसकी ट्रांसपेरेंसी रहे, अकाउंटेबिलिटी बनी रहे, तो अपनी साइट पे क्या करती है, मोस्टली जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है पब्लिक को प्रोवाइड कर देती है। फिर बोल दिया प्रोएक्टिव प्रोविजंस फॉर इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर मस्ट बी इंप्लीमेंटेड। इसका मतलब एक तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, दूसरा क्या हो गया, खुद ही उन्होंने दे दी, तो सक्रिय रूप से जो भी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी थी वो सामने वाली अथॉरिटी ने दे दी, तो मुझे रिक्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, सीधी सी बात है। मुझे फॉर्म भरने की जरूरत ही नहीं है राइट टू इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, क्योंकि मुझे गवर्नमेंट की साइट पे या जहाँ पर भी इनको मैंने कॉल किया उन्होंने मुझे क्या कर दिया, मेल भेज दिया, इन्फॉर्मेशन सारी प्रोवाइड कर दी। ये पार्ट आ गया। प्रोवाइड रीजन फॉर इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव और क्वासी जुडिशियल डिसीजन टू अफेक्टेड पर्सन। प्रोएक्टिव पब्लिशिंग ऑफ फैक्ट्स while फॉर्मेटिंग important policies or announcing the decision which affect public. Provide assistance to an applicant who is सेंसरली डिसेबल्ड। इसका मतलब क्या है, जो विजुअली चैलेंज है, जो देख नहीं सकता, उसको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कैसे करके देना, एक्सेस करके देना, सारे के सारे रिकॉर्ड इंस्पेक्ट जो भी किए हैं वो सामने वाले को देना, जो कि विजुअली चैलेंज है, देख नहीं सकता। ये पार्ट आ गया। इफ इंफॉर्मेशन इज नॉट प्रोवाइडेड विद इन अ टाइम लिमिट देन इट मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द एप्लीकेंट फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सिक्वेंटली। ये बोल रहा है व्हेन द अपीलेंट अथॉरिटी ऑर्डर रिलीज ऑफ इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है, देखिए अगर इन्फॉर्मेशन सामने वाले नहीं दी तो उस केस में जो मैं रिक्वेस्ट करने वाला हूँ, मैं अपील कर सकता हूँ किधर, अपीलेट अथॉरिटी के पास। तो अगर उसको लग रहा है कि इन्फॉर्मेशन को रिलीज करना सही है बिना किसी फीस के साथ, तो आपको फ्री में ही क्या करनी पड़ेगी, उस इन्फॉर्मेशन को रिलीज करना पड़ेगा और आप पैसे नहीं मांग सकते हो। टेक इनटू कंसिडरेशन रिप्रेजेंटेशन मेड बाय थर्ड पार्टी before deciding on an information request. Despite the exemption allow access to information if disclosure in public interest outweigh the harm to the public authority। मैंने ये बताया कि जो एक तरीके से आपको बताया कि जो पब्लिक इंटरेस्ट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, उस केस में अगर एग्जम्पशन भी है कि इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, तब भी आप दे सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको बताया कि वो पब्लिक इंटरेस्ट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, उसका डिस्क्लोज करना जरूरी है, तो उस केस में आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। तो ये एक तरीके से पब्लिक अथॉरिटी की ड्यूटी बन जाती है। प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर बाय पब्लिक अथॉरिटी, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो देखिए इसमें सबसे पहले लाइन में ये बोल रहा है कि पब्लिक अथॉरिटी की क्या ड्यूटीज होगी, क्या काम होंगे, किस तरीके से गठन किया गया, क्या संगठन है, क्या डिपार्टमेंट है, क्या डिवीजन है, वो सारा पार्ट आपको बताना पड़ेगा एक तरीके से। पावर और ड्यूटीज क्या होती है ऑफिसर और एम्प्लॉयज़ की, वो सारा का सारा पता रहना चाहिए। अब देखिए आपको पता है कि प्रोसीजर फॉलोड इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इंक्लूडिंग चैनल्स ऑफ सुपरविजन एंड अकाउंटेबिलिटी, कि कौन किसको जवाबदेह रहेगा, सुपरविजन कैसे किया जाएगा वो भी आपको बताना पड़ेगा। वैसे बोल रहा द नॉर्म सेट आउट बाय इट फॉर द डिस्चार्ज ऑफ इट्स फंक्शन, क्या उसने, क्या जो पब्लिक अथॉरिटी है उसने रूल सेट कर रखे हैं जो भी फंक्शन है उसको डिस्चार्ज करने के लिए। फिर बोल रहा है इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द रूल्स रेगुलेशन इंस्ट्रक्शन मैनुअल एंड रिकॉर्ड्स यूज्ड बाय इट्स एम्प्लॉय फॉर द डिस्चार्ज ऑफ इट्स फंक्शन, कि जो भी एम्प्लॉय है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का या पब्लिक अथॉरिटी का, वो किस तरीके से काम करेगा, तो क्या रूल्स रेगुलेशन इंस्ट्रक्शन वो फॉलो करता है। ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ द कैटेगरीज ऑफ डॉक्यूमेंट हेल्ड बाय इट और अंडर इट्स कंट्रोल, क्या क्या डॉक्यूमेंट उसके कंट्रोल में पब्लिक पब्लिक अथॉरिटी के, वो सारे एक तरीके से वो क्या करेगा, डिस्क्लोज करेगा। तो यहाँ पे देखिए ये सारे पार्ट इसमें दे रखे हैं, ए डायरेक्टरी ऑफ इट्स ऑफिसर एंड एम्प्लॉय। तो एक बार पढ़ के देख लेना, सारा का सारा पार्ट नॉर्मल सा है, देखने पे भी पता चल जाता है, ज़्यादा पार्ट नहीं है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। देखिए मंथली रेमुनेशन रिसीव्ड बाय ईच ऑफ इट्स ऑफिसर एंड एम्प्लॉय इंक्लूडिंग द सिस्टम ऑफ कंपनसेशन एज प्रोवाइडेड इन इट्स रेगुलेशन। तो मंथली सैलरी की बात कर रहा है, रेमुनेशन की बात कर रहा है, जो कि ऑफिसर एम्प्लॉय रिसीव करते हैं। बजट अलोकेटेड टू ईच ऑफ इट्स एजेंसी इंडिकेटिंग द पर्टिकुलर्स ऑफ ऑल प्लान प्रपोज एक्सपेंडिचर रिपोर्ट ऑन डिसबर्समेंट मेड। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कि एजेंसी क्या खर्चे करेगी प्रपोज, तो वो बजट का सारा पार्ट हो गया। ठीक है। सब्सिडी प्रोग्राम कैसे इंप्लीमेंट होगा, ये सारी चीज़ें देखिए। अब ये नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें हैं, देखने से भी पता चल जाती है, टिपिकल नहीं लगती, तो एक बार पढ़ के देख लेना, दिक्कत होती है तो मुझे ज़रूर बता देना। फिर देखिए बोल रहा है द प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर मस्ट बी कैरिड आउट विद द इमीडिएट इफेक्ट इन केस कंप्लीटेड विद इन 120 डेज ऑफ एनेक्टमेंट ऑफ दिस लॉ। अब देखिए ये भी काम का नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि लॉ तो वैसे ही एनेक्ट हो चुका है,
लो तो वैसे हो गया, लेकिन आगे बोल रहा है कि देयर आफ्टर इट मस्ट बी अपडेटेड एवरी ईयर, पर हर साल इसको अपडेट करना जरूरी है। तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, वैसे मेरे हिसाब से एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है। दिस इन्फॉर्मेशन शुड बी इजीली एक्सेसिबल विद द PIO एज फार एज पॉसिबल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, फ्री ऑफ कॉस्ट और एट सच कॉस्ट ऑफ द मीडियम और द प्रिंट कॉस्ट प्राइस दैट गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब। तो देखिए क्या होता है, जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है वो तभी तो जो रिक्वेस्ट करेगा इन्फॉर्मेशन की उसको आराम से दे पाएगा, क्योंकि उसके पास वो इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, तो वो आराम से जल्दी इन्फॉर्मेशन देगा। तो जो भी पब्लिक ऑथोरिटी से रिलेटेड देखिए क्या है, इन्फॉर्मेशन है, प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर है, वो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के पास पड़े हुए होने चाहिए। अब देखिए पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर कौन है, जो कि पब्लिक ऑथोरिटी के हर लेवल पे एक तरीके से क्या करता है, काम करता है। आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप किसको रिक्वेस्ट करोगे, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को ही रिक्वेस्ट करोगे। तो यहाँ पे ये दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे यही बोल रहा है पहली लाइन में, PIO मस्ट बी डेजिग्नेटेड विद द इमीडिएट इफेक्ट बाय एवरी पब्लिक अथॉरिटी एट द लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स और ऑफिस अंडर इट। तो इसका मतलब यही है कि उनको एक तरीके से पोस्ट मिलनी चाहिए पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर की, क्योंकि वही क्या कर रहे हैं, सामने वाला जो भी कैंडिडेट है, जैसे मैं हूँ, अगर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो सामने वाला मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहा है, किसकी, पब्लिक अथॉरिटी की, या जो भी डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट के हर पर्टिकुलर बोल रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट पे या ऑफिस में PIO अपॉइंट होना चाहिए। वैसे ही बोल रहा है असिस्टेंट PIO भी हो सकता है, असिस्टेंट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर भी हो सकता है, जो कि सब डिविजनल या सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे यही बोल रहा है PIO इंक्लूड्स APIO, तो PIO में APIO भी आ जाएगा। इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस लॉ, PIO हैज इनिशियल ऑथोरिटी टू डिसाइड वेदर डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन इज इन पब्लिक इंटरेस्ट और नॉट, कि जो भी इन्फॉर्मेशन दिखाना है वो पब्लिक इंटरेस्ट में है या नहीं है। जहाँ पे एग्जाम्पशन लग रही है, आपको पता है कि जहाँ पे दिखाना जरूरी नहीं है, जो कि इंडिया की अखंडता, प्रभुता, जो सुरक्षा है, सिक्योरिटी, उसको नुकसान पहुंचा रही है, जितने भी मैंने ऊपर पॉइंट बताए सेक्शन 8 में, तो आपको पता है कि वहाँ डिस्क्लोज करना जरूरी नहीं है, तो वहाँ पे PIO डिस्क्लोज नहीं करेगा। लेकिन जहाँ पे उसको लग रहा है कि पार्शियली डिस्क्लोज जरूरी है, तो वो पार्शियली डिस्क्लोज कर देगा। ठीक है, उसी तरीके से ये बोल रहा है एनी ऑफिसर हुज असिस्टेंस हैज बीन शॉट बाय द PIO फॉर सिक्योरिंग इन्फॉर्मेशन विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज PIO एंड इज लाइबल टू बी पनिश फॉर नॉट फर्निशिंग इन्फॉर्मेशन इन टाइम। तो यहाँ पे देखिए जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है वो किसी की हेल्प चाह रहा है, तो उसको भी जनरली एक ऑफिसर के फॉर्म में ट्रीट किया जाएगा, किसी भी ऑफिसर को PIO की तरह ट्रीट किया जाएगा। और उस केस में अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा तो उस पर भी पनिशमेंट होगा, उसको भी एक तरीके से पेनल्टी देनी पड़ सकती है, या गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, या जानबूझ के मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे दी सामने वाले ऑफिसर ने। तो जैसे मैं एक PIO हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ कि किसी भी पर्टिकुलर ऑफिसर से सहायता चाहता हूँ, उस ऑफिसर ने मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, तो उस पर भी पनिशमेंट होगी, उस पर भी पेनल्टी का सामना उसको करना पड़ सकता है, किसको, उस पर्टिकुलर ऑफिसर को जिससे मैंने इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, फिर दे रखा है ड्यूटीज ऑफ ए PIO। अब देखिए क्या बोल रहा है, PIO शुड रेंडर असिस्टेंट टू दोज हु कैन नॉट राइट एन एप्लीकेशन। तो इसका मतलब क्या है, जो एप्लीकेशन लिख नहीं सकते हैं उनको वो सहायता देगा। जैसे मैं आया, मैं लिख नहीं सकता, तो मुझे सहायता देगा कि इस तरीके से आपको एप्लीकेशन लिखनी है। मस्ट इन्फॉर्म द एप्लीकेंट ऑफ द अपीलेट अथॉरिटी हु शुड बी अप्रोच फॉर रिव्यू ऑफ द डिसीजन टेकन ऑन द फीस फॉर सप्लाई ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ऑल्सो द टाइम लिमिट। अब देखिए एक तरीके से आपको पता है कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही ढंग से नहीं मिली, या जो PIO है उसने आपको, आपने उसको एक तरीके से क्या करी, जो उससे ऊपर वाले पर्सन है उसको आपने फर्स्ट अपील करी, उसमें भी सही तरीके से डिसीजन नहीं आया, तो आप किसके पास जाओगे, अपीलेट अथॉरिटी के पास जाओगे। तो उस केस में क्या, जो PIO है आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, कि आपको किस तरीके से फीस देनी है, टाइम लिमिट क्या है, कितनी टाइम लिमिट में आपको अपीलेट अथॉरिटी को जमा करा देना चाहिए पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, तो ये भी PIO को बताना पड़ेगा। गिव इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म इन विच इट इज ओरिजिनली सॉट सब्जेक्ट टू रिसोर्स कॉन्स्टेंट एड प्रिजर्वेशन ऑफ द रिकॉर्ड इन क्वेश्चन। गिव रिटन रीजन फॉर रिजेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट, डिटेल ऑफ द टाइम लिमिट फॉर अपील्स एंड द एप्रोप्रिएट अपीलेट अथॉरिटी। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अगर मैंने रिक्वेस्ट करी इन्फॉर्मेशन की, सामने वाले PIO ने रिजेक्ट कर दी कि मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं देता, तो उसके लिए एक तरीके से क्या रीजन दिया जाना चाहिए PIO के द्वारा, कि भाई क्यों आपने मेरी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया। इसी तरीके से मेरे पास एक राइट भी होगा कि सामने वाले ने क्या करी, PIO ने मेरी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करा है, तो मैं अपील कर सकता हूँ, किसके पास, अपीलेट अथॉरिटी के पास। तो सामने वाला जो PIO मुझे बताएगा कि आपके पास ये टाइम लिमिट है, इतने टाइम लिमिट में आप अपील कर सकते हो, मैंने क्यों रिजेक्ट किया उसका रीजन भी आपको बता देता हूँ, साथ में आपको टाइम लिमिट भी दे देता हूँ कब तक आप अपील कर सकते हो अपीलेट अथॉरिटी को, जो कि आगे आपको पता चल जाएगा। ठीक, वैसे ही बोल रहा है कि अगर पार्शियल एक्सिस दे रहे हैं इन्फॉर्मेशन में, देखो PIO क्या करता है, पार्शियल एक्सिस भी दे सकता है। तो कौन सा पार्ट आपने एक तरीके से एग्जाम्पशन का लिया है जिसकी पार्शियल एक्सिस दी है, वो सारा पार्ट इसमें कवर है। ठीक है, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन हु गेव द डिसीजन, डिटेल ऑफ फीस टू बी डिपॉजिट, फालतू की लाइन है, देखिए काम ज्यादा आएगी नहीं एग्जाम में, तो कवर करने की जरूरत नहीं है। ठीक, बोल रहा है इफ इंफॉर्मेशन सॉट हैज बीन सप्लाइड बाय थर्ड पार्टी और इज ट्रीटेड एज कॉन्फिडेंशियल बाय थर्ड पार्टी,
PIO must give written notice to the letter within 5 days of receiving the information request and take its representation into consideration। इसका मतलब क्या है? देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि अगर इन्फॉर्मेशन जिससे मांगी गई है वो थर्ड पार्टी है, इन्फॉर्मेशन ये जानकारी जिससे मांगी गई है वो कौन है, थर्ड पार्टी द्वारा सप्लाई की जानी चाहिए, या हम बोल सकते हैं कि थर्ड पार्टी उसको कॉन्फिडेंशियल ट्रीट कर रहा है, तो उस केस में PIO क्या करेगा, रिटर्न नोटिस देगा बाद वाले को, यानी इस थर्ड पार्टी को नोटिस देगा विद इन 5 डेज और रिसीविंग द इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट एंड टेक इट रिप्रेजेंटेशन इनटू कंसिडरेशन। अब देखिए अगर मैंने कोई रिक्वेस्ट की, ठीक है, कि मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए और वो इन्फॉर्मेशन साथ में थर्ड पार्टी से रिलेटेड भी है, तो थर्ड पार्टी को जो PIO है वो इन्फॉर्मेशन देगा कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए आपसे, आप सप्लाई कीजिए। वो PIO क्या बोलता है कि ये थोड़ी कॉन्फिडेंशियल है, तो उस केस में देखिए क्या होगा, जो PIO है वो 5 दिन का एक तरीके से रिटर्न नोटिस दे देगा। ओके, साथ में थर्ड पार्टी को भी सुनने का मौका दिया जाएगा। तो यहाँ पे बोला थर्ड पार्टी मस्ट बी गिवन अ चांस टू मेक ए रिप्रेजेंटेशन बिफोर द PIO विद इन 10 डेज ऑफ रिसीविंग द नोटिस। अब देखिए यार ना, कि जब भी अगर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मान के चलिए किसको, PIO को, तो PIO क्या करेगा, नॉर्मली 30 दिन में मुझे जो भी इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर देगा। नॉर्मली अभी आएगा नीचे टाइम लिमिट, तो हम क्या लेंगे, नॉर्मली 30 दिन में वो मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। लेकिन जहाँ पे थर्ड पार्टी भी आ गई, तो उसके इसमें देखिए 10 दिन दिए जा रहे हैं उसको सुनने के लिए, थर्ड पार्टी को, तो 30 दिन प्लस 10 दिन ये भी आ गए, तो टोटल मिला के 40 दिन हो जाता है अगर थर्ड पार्टी भी आ जाती है। ओके, तो PIO क्या बोलेगा कि आपने रिक्वेस्ट की है, इसका मतलब थोड़ी कि 30 दिन में हो जाएगी, यहाँ पे थर्ड पार्टी की इन्फॉर्मेशन भी आप मांग रहे हो, तो उस केस में थर्ड पार्टी को भी हमने नोटिस भेजा है, तो एक तरीके से 10 दिन चाहिए। क्या चाहिए, 10 दिन चाहिए, ठीक है, क्योंकि सामने वाला तब जवाब भी तो देगा। तो इस तरीके से 40 दिन हो जाते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है एप्लीकेशन प्रोसीजर, देखिए एप्लीकेशन क्या होगी, राइटिंग में, ये बोल रहा है इलेक्ट्रॉनिकली हो सकती है, इंग्लिश में, लोकल ऑफिशियल लैंग्वेज में हो सकती है एरिया की, जैसे मैं राजस्थान से हूँ तो इस एरिया में हो सकती है जो भी लोकल ऑफिशियल लैंग्वेज है, वैसे तो हिंदी ही चलती है मोस्टली। सेकंड, रीजन फॉर सीकिंग इन्फॉर्मेशन नीड नॉट बी गिवन, पे फीस एस में बी प्रिस्क्राइब्ड, एस में बी प्रिस्क्राइब्ड इफ नॉट बिलोंगिंग टू बिलो द पॉवर्टी लाइन कैटेगरी। अगर आप BPL कैटेगरी में नहीं हो तो उस केस में जो भी फीस है वो आपको क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, यानी RTI से रिलेटेड जो भी फॉर्म फिल कर रहे हो उसकी फीस, नॉमिनल फीस होती है मेरे हिसाब से, छोटी मोटी फीस होती है, ज़्यादा टिपिकल नहीं होती, गूगल पे सर्च कर सकते हो। फिर देखिए टाइम लिमिट क्या बोल रहा है, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो अगर मैंने रिक्वेस्ट की इन्फॉर्मेशन की किसको, PIO को, तो कितने दिन, 30 दिन में सामने वाला मुझे इन्फॉर्मेशन देगा। फिर बोल रहा है 48 आवर फॉर इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ पर्सन। देखिए बोल रहा है कि जहाँ पे जो पर्सन है उसकी जान माल को हानि हो रही है या उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो 30 दिन की जगह सामने वाला जो है वो 48 आवर्स में देगा, यानी 2 दिन में वो इन्फॉर्मेशन सामने वाला प्रोवाइड करेगा। टाइम टेकन फॉर कैलकुलेशन ऑफ फीस एंड इंटीमेशन ऑफ द सेम टू द एप्लीकेंट विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द 30-day पीरियड। अब देखिए टाइम जो लिया गया है कि फीस कैलकुलेट करने में या एप्लीकेंट को इंटीमेट करने में, उसको एक्सक्लूड किया जाएगा 30 डेज में। तो इसका मतलब जो 2-3 दिन एक्स्ट्रा लग जाते हैं वो भी इसमें नहीं लिए जाएंगे, तो अलग से 30 डेज लिए जाएंगे। इफ द इंटरेस्ट ऑफ ए थर्ड पार्टी इन्वॉल्व, तब मैंने क्या बताया, मैक्सिमम पीरियड मतलब 30 डेज प्लस द टाइम गिवन टू थर्ड पार्टी 10 डेज, तो 30 + 10 40 डेज इंक्लूड कर लिए जाएंगे टोटल मिला के। नो एक्शन ऑन एप्लीकेशन फॉर 30 डेज इज ए डीम्ड रिफ्यूजल। इसका मतलब क्या है कि अगर सामने वाली पब्लिक अथॉरिटी ने, यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने आपको कोई भी जो आपने रिक्वेस्ट की थी इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड नहीं की, तो एक तरीके से आपका डीम्ड रिफ्यूजल माना जाएगा कि आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई है। तो अब आप क्या कर सकते हो, आगे जो भी अपीलेट अथॉरिटी है उसको क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो, अपील कर सकते हो। फीस दे रखी है। अब देखिए बोल रहा है एप्लीकेशन फीस टू बी प्रिस्क्राइब्ड विच मस्ट बी रीजनेबल। तो मेरे हिसाब से ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप गूगल करके देख लेना, शायद उसमें 10 रुपये 20 रुपये जो भी अमाउंट है पर्टिकुलर दे रखा होगा कि जो भी फॉर्म का अमाउंट है वो आपको भरना पड़ेगा, तो एक बार देख लेना। अब देखिए अपीलेट अथॉरिटी की बात कर रहा है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इंटरनल अपील ही करोगे, उसके बाद आप एक्सटर्नल अपील करोगे। ओके, सबसे पहले क्या करोगे आप, इंटरनल अपील ही करोगे, उसके बाद एक्सटर्नल अपील करोगे। तो क्या दे रखा है इसमें, तो देखिए इसमें इंटरनल अपील के लिए बोल रहा है कि फर्स्ट अपील की जाएगी किसको, किस ऑफिसर को की जाएगी, जो PIO से ऊपर है। क्योंकि देखिए हमने PIO को तो वैसे रिक्वेस्ट की थी इन्फॉर्मेशन के लिए, अब उसने क्या कर दी, जो भी इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया, तो हम किसको एक तरीके से अपील करेंगे, उससे ऊपर वाले सीनियर ऑफिसर को अपील करेंगे, ये बोल रहा है। विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ लेटर्स डिसीजन। इसका मतलब क्या है कि जो PIO ने डिसीजन दिया उसके अगेंस्ट हम 30 दिन के अंदर अपील कर सकते हैं उसके सीनियर ऑफिसर को, PIO के सीनियर ऑफिसर को, कि भाई इन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी। डिले में भी कंडोन बाय द डबल ए मतलब होता है अपीलेट अथॉरिटी द्वारा क्या हो सकता है, डिले एक तरीके से और ज़्यादा किया जा सकता है, यानी 30 डेज से ज़्यादा का टाइम भी दिया जा सकता है अगर आपने सफिशिएंट रीजन दिया है। तो मान के चलिए आपने क्या कर दिया, 30 दिन हो गए उसके बाद भी एक तरीके से अपील नहीं करी, 35वें दिन अपील कर रहे हो, 40वें दिन अपील कर रहे हो, तो अगर अपीलेट अथॉरिटी को लग रहा है तो उस केस में आपके सफिशिएंट कॉज आपने दे दिए, रीजन दे दिए,
तो लग रहा है तो उस केस में वो डिले को सही मान सकता है, वरना वो आपकी अपील एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि 30 दिन हो चुके हैं। एक्सटर्नल अपील, सेकंड अपील किसको की जाएगी? सेंट्रल या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को की जाएगी विद इन 90 डेज ऑफ द डेट ऑन विच द डिसीजन वाज गिवन और शुड हैव बीन मेड बाय द अपीलेट अथॉरिटी। तो जैसे अपीलेट अथॉरिटी अगर डिसीजन दे देती या अगर उसने दे दिया, ये बोल रहा है डिसीजन दे दिया या डिसीजन अगर वो दे देती तो उसके 90 दिन के अंदर आप सेकंड अपील कर सकते हो। डिले भी चल सकता है लेकिन अगर अपीलेट अथॉरिटी सफिशिएंट कॉज मान जाती है, जो भी आपने रीजन बताए हैं वो मान जाती है तो। अब देखिए थर्ड पार्टी अपील अगेंस्ट पीआईए, थर्ड पार्टी भी अपील कर सकती है, तो वो भी क्या करेगी? 30 दिन के अंदर कर सकती है बिफोर फर्स्ट अपील बॉडी एंड विद इन 90 डे ऑफ डिसीजन ऑन द फर्स्ट अपील बिफोर द अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन कमीशन। तो इसमें भी सेम यही है, बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट इन्फॉर्मेशन डिनायल वाज जस्टिफाइड लाई विद द पीआईओ। देखिए बोल रहा है कि अगर उसने इन्फॉर्मेशन नहीं दी, किसने? पीआईओ ने इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो सारा का सारा बर्डन किस पे है? पीआईओ के ऊपर है, क्योंकि हमने तो रिक्वेस्ट की थी, उसने इन्फॉर्मेशन नहीं दी, हमने अपील कर दी। फिर आपको पता है कि हमारी अपील रिजेक्ट हो गई, फिर हमने क्या करा? यहाँ पे अपील कर दी, क्या बोलते हैं, कमीशन को अपील कर दी 90 डेज के अंदर। तो यहाँ पे जो भी बर्डन ऑफ प्रूफ होगा वो किसके पास होगा? पीआईओ के पास भी होगा। ठीक है, अब देखिए क्या बोला, जो इंटरनल अपील है वो जैसे ही डेट, यानी हमने क्या कर दी, अपील फाइल कर दी, उसके 30 दिन के अंदर डिस्पोज होने हो जानी चाहिए। एक्सटेंडेबल जो डे होंगे वो 15 डे हो सकते हैं इफ नेसेसरी, बट इन एनी केस डिसीजन मस्ट बी गिवन विद इन 45 डेज। देखिए अब बोल रहा है कि 15 दिन और हो सकते हैं, जैसे ही हमने देखिए अपील फाइल करी, हमें 30 दिन दिए गए थे, हमने अपील फाइल कर दी। ठीक है, अब फाइलिंग करने के 30 दिन के अंदर हमारी जो अपील है वो डिस्पोज हो जानी चाहिए, मतलब डिसीजन आ जाना चाहिए। चलिए 15 दिन और जोड़ दिए तो 45 दिन के अंदर आ जाना चाहिए। नो टाइम लिमिट फिक्स फॉर इन्फॉर्मेशन कमीशन टू गिव देयर डिसीजन। अब देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि मान के चलिए, जैसे एक एग्जांपल के फॉर्म में बताऊं, जैसे पीआईओ को हमने क्या बोल दिया, रिक्वेस्ट करी, जैसे एक एग्जांपल के फॉर्म में। अब आपको पता है कि वो रिक्वेस्ट उसने डिनाइल कर दी इन्फॉर्मेशन, तो हम किसके पास जाएंगे? सुपीरियर पर्सन के पास जाएंगे, इंटरनल अपील करेंगे 30 दिन के अंदर। ठीक है, अब 30 दिन के अंदर हमने जैसे अपील करी, उसके बाद क्या होगा, जैसे हमने फाइल कर दी उसके 30 दिन के अंदर वो हमारी जो भी अपील है वो डिस्पोज हो जानी चाहिए। ठीक है, उसमें 15 दिन और जुड़ जाएंगे, ये पार्ट बोल रहा है। लेकिन अब उसके बाद मान के चलिए कि सामने वाले ने हमारी अपील को डिस्पोज कर दिया एक तरीके से, यानी वो डिनाइल कर दिया। उसके बाद हम एक्सटर्नल अपील करेंगे, सेकंड अपील करेंगे, हम कमीशन के पास गए, 90 डेज में हमारी अपील हमने फाइल कर दी। अब उस फाइल करने के बाद वो डिसीजन कब तक देगी वो नहीं दे रखा, कमीशन कब तक डिसीजन देगा वो नहीं दे रखा। डिसीजन ऑफ इन्फॉर्मेशन कमीशन इज बाइंडिंग, ये बोल रहा है, लेकिन अपील हम कर सकते हैं लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। तो आपको पता है कि हम हाई कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं, उसके बाद अगर हाई कोर्ट में भी नहीं हुआ तो फिर सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, यहाँ पे ये बोल रहे हैं। ठीक है, डिसीजन इन्फॉर्मेशन कमीशन का बाइंडिंग होगा, लेकिन आपको पता है कि हम हायर अथॉरिटी में भी जा सकते हैं, तो हम हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। फर्स्ट लेवल ऑफ अपील मैंने आपको बता दिया, पढ़ के देख लेना एक बार, वही ऊपर के ऊपर पार्ट में जो दे रखा था वही यहाँ पे दे रखा है। अब देखिए सुपरवाइजरी मैकेनिज्म कौन सा है, आपको पता है कि सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन होगा और साथ में जो दे रखा है वो क्या दे रखा होगा, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन दे रखा है। देखिए मेरे हिसाब से ज़्यादा टिपिकल पार्ट नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें नॉर्मल नॉर्मल केसेज ही कवर दे रखे। ठीक है, जो भी ये पार्ट दे रखा है, यहाँ पे जितना भी पार्ट दे रखा है स्टेट इन्फॉर्मेशन का, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बताऊँ, अब मैं क्यों नहीं कवर करा रहा, क्योंकि देखिए इसमें इतना ज़्यादा पार्ट आता भी नहीं है। फिर भी अगर आपको देखना है तो टर्म ऑफ सर्विस देख लेना, कि जब भी सीआईसी अपॉइंट होता है तो वो 5 साल के लिए अपॉइंट होता है, या उसकी 65 ईयर की एज हो गई है, तो उस केस में आपको पता है दोनों में से जो पहले हो। अगर मैं बोलता हूँ कि उसको 62 ईयर्स की एज में अपॉइंट किया गया है, आपको पता है कि उसके 4 साल ही होंगे 65 ईयर की एज में, तो हम बोल सकते हैं 5 साल या 65 ईयर्स, दोनों में से जो भी पहले हो, तो उस टर्म के लिए वो अपॉइंट किया जाएगा। फिर देखिए उसकी रीअपॉइंटमेंट नहीं की जा सकती, यही पार्ट दे रखा है। तो मैं चाहूँगा तो मैं क्या करूँगा, आपको ये पढ़ के देख लेना एक बार, मैं आपको एमसीक्यूज के साथ ही प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, सीआईसी इज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड थ्रू गजेटेड नोटिफिकेशन विद इमीडिएट इफेक्ट। सीआईसी इंक्लूड्स 1 चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर हु विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे यही तो बोल रहा है कि सीआईसी में क्या होगा, एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में याद रखना, देखिए सीआईसी मतलब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा, ये बोल रहा है एक, और 10 से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं होंगे। तो एक चीफ होगा और 10 से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं होंगे, जिसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। ये दिल्ली में बेस होगा। अब देखिए ये काम का नहीं है, लेकिन जो मेन पॉइंट थे ये काम के थे, याद रखना। टर्म में आपको पता है क्या काम का था, इस तरीके से आप जरूर याद रखना, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब देखिए रिमूवल की बात कर रहे हैं, तो रिमूवल कैसे होगा, वही सीआईसी को रिमूव किया जा सकता है। ये बोल रहा है कि जो
चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो गया, या जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उसको रिमूव किया जा सकता है उसके मिसबिहेवियर की वजह से, इनकैपेसिटी की वजह से बोल दिया। ठीक है। प्रेसिडेंट में मेक ए रेफरेंस टू सुप्रीम कोर्ट टू इंक्वायर इनटू मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, एक तरीके से रेफरेंस दे सकता है सुप्रीम कोर्ट को कि किस तरीके से इन्होंने मिसबिहेवियर किया, इनकैपेसिटी किया, उनकी जांच की जाए, जांच करने के बाद उनको रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है। फिर आपको बोल रहा है बट प्रेसिडेंट में आल्सो ऑर्डर रिमूवल ऑफ आईसी और डीआईसी विदाउट रेफरेंस टू द सुप्रीम कोर्ट ऑन ग्राउंड ऑफ इंसॉल्वेंसी। यहाँ पे बोल रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है या जो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, किसी वो सजा का दोषी पाया गया है, ये बोल रहा है, या मोरल यानी हम बोल सकते हैं कि अनैतिकता का दोषी पाया गया है, उसने नैतिकता का पार्ट नहीं करा, ये सारा पार्ट। टेक्स अप एनी पेड जॉब आउटसाइड ऑफिशियल ड्यूटीज ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस। आपको पता है कि उसकी ऑफिस के टर्म के दौरान वो सीआईसी की जॉब पे था या आईसी की जॉब पे था, उसके दौरान बाहर से उसने कोई जॉब ले ली। इन्फॉर्मिटी ऑफ बॉडी और माइंड, एक तरीके से बोल रहे हैं कि जो बॉडी है या माइंड है वो दुरुस्त नहीं है, ढंग से काम नहीं कर रहा, वो पार्ट हो गया। तो उस केस में भी क्या कर सकता है जो प्रेसिडेंट है, वो रिमूवल का ऑर्डर दे सकता है विदाउट रेफरेंस टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा टिपिकल नहीं है, एक बार आप कवर करके देखना। फिर भी आपको दिक्कत होती है किसी पॉइंट में तो मुझे बताना, मैं जरूर आपको बता दूंगा, क्योंकि देखिए इसमें यही पार्ट है, इससे ज़्यादा पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है। पेनल्टी एक बार देख लेना, एवरी पीआईओ विल बी लाइबल फॉर फाइन ऑफ 250 पर डे। देखिए अगर मैंने बोला कि 30 दिन के अंदर आप मुझे इन्फॉर्मेशन दे दो, अब 30 दिन के अंदर पीआईओ ने इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो उस केस में आपको बताया कि अगले दिन से ही 250 रुपये पर डे की पेनल्टी लग जाएगी। तो वो जानबूझ के इन्फॉर्मेशन देगा, क्योंकि आपको पता है कि उसको 250 रुपये पे आ रहे हैं पर डे के, वो बियर नहीं कर सकता। और मैक्सिमम कितने जाएंगे, 25,000 पे जाएंगे। अब देखिए किस लिए जा रहे हैं, क्योंकि उसने एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करी, उसने जानबूझ के इन्फॉर्मेशन डिले की है बिना किसी रीजनेबल कॉज के। मेलाफाइडली डिनाइंग इन्फॉर्मेशन, जानबूझ के क्या कर रहा है, इन्फॉर्मेशन को डिनाई कर रहा है। नोइंगली गिविंग इनकम्प्लीट, जानबूझ कर क्या कर रहा है, इनकम्प्लीट, इनकरेक्ट, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर रहा है जो भी रिक्वेस्ट की गई है, क्योंकि उसको पकड़े जाने का डर है। ऑब्स्ट्रक्टिंग फर्निशिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन इन एनी मैनर, देखिए बोल रहा है कि जानबूझ के इन्फॉर्मेशन फर्निश कर रहा है तो बाधा पहुंचा रहा है। जब भी इन्फॉर्मेशन फर्निश कर रहा है तो उसमें भी क्या कर रहा है, बाधा पहुंचा रहा है, सामने वाले को नुकसान पहुंचा रहा है। तो यहाँ पे यही पर्टिकुलर पॉइंट है, मेरे हिसाब से ज़्यादा टिपिकल नहीं है, तो एक बार कवर करके देख लेना। आई होप आपको इतने पॉइंट तो समझ में आए होंगे जो कि मैंने शुरू के ऊपर के कवर कराए, जो कि इंपॉर्टेंट थे। अब हम एमसीक्यूज के थ्रू कवर कर लेंगे। मैं चाहूँगा तो क्या करूँगा, एमसीक्यूज के साथ भी आपको कुछ ना कुछ पॉइंट कवर करवाता रहूँगा, जिससे आपका जो लास्ट का पॉइंट है वो भी कवर हो जाए, यानी जो 3-4 पेज है, फिर भी एक बार आप पढ़ के देख लेना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।